मांस शवों का घोंसला और रक्तभोज अध्याय 113। देवशीष चौंक गया, फिर एकाएक बोल पड़ा, ये सब भी इसे मालूम है। मयंक का चेहरा गंभीर हो गया, वह समझ गया कि देवशीष शायद गलत समझ रहा है, और बोला, निष्कर्ष पर मत कूदो, क्या तुम उसे पहले से नहीं जानते हो? देवशीष थोड़ा शर्माते हुए हंसा, फिर मयंक की धीमी बात सुनने लगा। वह दानव पैदा किया गया था, यह मत भूलो कि यद्यपि उत्परिवर्तन प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका इंजेक्शन है, लेकिन बड़ी मात्रा में राक्षस का मांस खाना और आध्यात्मिक ऊर्जा जमा करना भी उत्परिवर्तन का एक साध्य तरीका है, बस ये कम कुशल है। उसने दूसरे पिंजरे की ओर देखा, उसकी आंखें फर्श पर फैले चितकबरे खून के धब्बों पर टिक गईं, और उसने शांति से कहा, सिर्फ वह दानव ही नहीं, चीकू भी शायद राक्षसों के साथ अभ्यास कर रहा है। अपने देवदूत दूत एंजल इनवॉय को अन्य राक्षसों को खाने दे रहा है। बहुत ज्यादा खाना, इसलिए उसका जालिम टायरेंट ऐसा दिखता है। देवशीष का चेहरा और गंभीर हो गया, तो इस आदमी में सचमुच कौशल है। अगर इसने कई डॉक्टरों से भी निपटा है। उसने भी उस कारण के बारे में सोचा जिसके चलते अनिमेश और अन्य लोग अस्पताल गए थे। उसका चेहरा गंभीर हो गया, और उसने कहा, मयंक, इस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मयंक ने देवशीष की ओर देखा, जानता था कि बूढ़ा देवशीष खरपतवार को जड़ से उखाड़ने का सिद्धांत समझता है। भाई, शांत रहो। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही वे बात कर रहे थे, पिंजरे के अंदर बंद प्राणी और भी उत्तेजित हो गया, मानो इस बार उसे खाना नहीं मिला हो। उसकी प्रचंड रक्त पिपासा अब और रोकी नहीं जा सकती थी। हर कोई चौंक गया, पिंजरा जोर से खड़खड़ाने लगा, क्योंकि बाजू जितनी मोटी स्टील की छड़ें और भी बुरी तरह से मुड़ने लगी थीं, लगभग टूटने की कगार पर थीं। यह बाहर आने वाला है। प्रबंधक अनियंत्रित रूप से कांप उठा, चिंतित था कि दानव पिंजरे से बाहर निकल आएगा। मयंक का होंठ थोड़ा तिरछा हुआ, उसने शांति से कहा, इसे मौका नहीं मिलेगा। रक्त आत्मा की पुस्तक द बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट लाल रंग में चमक उठी, और विशाल बिच्छू मकड़ी दानव स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी 6 मीटर ऊंची काया लगभग भूमिगत अखाड़े की छत को छू रही थी। जैसे ही बिच्छू मकड़ी दानव प्रकट हुआ, वह चला, अखाड़े में कदम रखा, उसका विशाल रूप दानव पर मंडरा रहा था। दानव ने खतरे को महसूस किया और अधिक हिंसक हो गया और पिंजरे को खड़खड़ाने लगा। पूंछ का हुक सीधे पिंजरे में घुस गया और उस पर वार किया, तुरंत दानव को जमीन पर पलट दिया। उसका उन्मादी व्यवहार दबा दिया गया, जिसके बाद बिच्छू मकड़ी दानव द्वारा धातु नियंत्रण मेटल कंट्रोल सक्रिय किया गया। पिंजरा धीरे धीरे विकृत हो गया, कठोर स्टील की छड़ें तुरंत दानव के शरीर की ओर रेंगने लगीं। दानव ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन अगले ही पल वह सीधे 2 बिच्छू पूंछों से छेद दिया गया, हवा के बीच लटका दिया गया। उसका खून एक फव्वारे की तरह टपक रहा था। दानव के विशाल हाथ ने बिच्छू मकड़ी दानव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके नुकीले पंजे केवल तैरता पगोडा काले कवच फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर से टकराए, जिससे केवल एक झंझनाहट की आवाज आई। एक द्वितीय क्रम निम्न स्तर का दानव बिच्छू मकड़ी दानव का मुकाबला करने से बहुत दूर था। धातु जंजीरों में बदल गई, रस्सियां दानव के शरीर के चारों ओर कसने लगीं। न केवल मूल पिंजरा बल्कि पास के दूसरे पिंजरे की धातु भी जंजीरों में बदल गई। बस कुछ ही मिनटों में पूरा दानव जंजीरों से कसकर बंध गया, जंजीरों में लिपटा एक गोलाकार दानव बन गया। जंजीरें आपस में जुड़ गईं, उनके प्रतिच्छेदन मिलकर एक और अधिक अभेद्य धातु जाल बन गए। एक समलन योग्य जीवित शरीर दानव मांस घोंसला का पता चला, क्या समलन के साथ आगे बढ़ें? मयंक की आंखों में पल भर के लिए आश्चर्य झलक उठा। दानव का नाम वास्तव में मांस घोंसला फ्लैश नेस्ट था। एक पल के लिए उसकी नज़र चमकी, वह गहराई से विचार कर रहा था। कोई समलन नहीं। उसने समलन न करने का विकल्प चुना और सहज भाव से कहा, बूढ़े देवशीष, एक ट्रक तैयार करो, हम इस चीज को जल्द ही वापस ले जा रहे हैं। समझ गया। भूमिगत अखाड़े की घटना बस एक छोटा सा अंतराल थी। बिच्छू मकड़ी दानव ने दरवाजे को और चौड़ा करने के लिए स्कंदन तोप कोएगुलेशन कैनन का उपयोग किया, फिर मांस घोंसले को बाहर फेंक दिया। हालांकि प्राचीन कृमि वृक्ष एंशिएंट वर्म ट्री स्वयं नहीं आया था, उसकी बेलें पहले ही चुपचाप नीचे फैल चुकी थीं। बिच्छू मकड़ी दानव से कार्यभार लेते हुए मांस घोंसले को बाहर खींच रही थीं। जैसे ही दिन का प्रकाश होना शुरू हुआ, देवशीष और बापू ने अपने अधीनस्थों के साथ पूरे वांजोऊ मनों की सफाई पूरी कर ली। 45 लड़ाकू कर्मी बचे हैं, उनमें से आधे घायल हैं और गंभीर रूप से घायलों का इलाज कर दिया गया है। गैर लड़ाकू कर्मियों की कुल संख्या 264 है, जो वर्तमान में पहली मंजिल पर होटल की लॉबी में ठहरे हुए हैं, जिनकी निगरानी बूढ़े बहादुर द्वारा की जा रही है। आपूर्ति का जायजा लेने का समय नहीं मिला है, लेकिन लगभग 30 राइफलें, 43 पिस्तौलें और लगभग 3000 राउंड गोला बारूद है। देवशीष मुस्कुराया, बोला, उसके शूटिंग क्लब ने शायद निजी सामान छिपाने में शर्म नहीं की है।
चीकू का कारोबार साफ सुथरा नहीं था, यहाँ तक कि एक शूटिंग क्लब होने के बावजूद कानूनी बंदूकों के अलावा कई अवैध बंदूकें भी थीं। यही कारण था कि वह इतनी जल्दी ऊपर उठा। बेशक एक और कारण ये था कि उसने उत्तरी शहर पुलिस स्टेशन को लूटा, न केवल उपकरण जब्त किए बल्कि उत्तरी शहर में आधिकारिक बल को भी समाप्त कर दिया, जो बड़ी संख्या में बचे लोगों को इकट्ठा करने की सबसे अधिक संभावना रखता था। बंदूकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, मयंक ने निर्देश दिया। भले ही द्वितीय क्रम निम्न श्रेणी के दानव एक पिस्तौल का सामना कर सकें, आप शायद न कर पाएं, इसलिए इस चीज को अभी यूं ही नहीं बांटा जा सकता। देवशीष ने गंभीरता से सिर हिलाया, कहा, मुझे पता है, आपूर्ति की तलाश करते समय ये चीजें एक हाथ के क्रॉसबो से भी कम उपयोगी हैं। बंदूकों की शक्ति कम नहीं है, खासकर मनुष्यों के खिलाफ, लेकिन सामग्री की सफाई के मामले में, राक्षसों को नुकसान पहुंचाने के मामले में, शूटिंग की दूरी और गति को छोड़कर हाथ का क्रॉसबो बहुत बुरा नहीं है। लेकिन शोर एक गंभीर दोष है, तेज आवाजें कई राक्षसों को सचेत कर सकती हैं, ये क्रॉसबो तीर जितना उपयोगी नहीं है। देवशीष ने पूछा, बाकी आपूर्तियों का क्या? विला छोटा नहीं है और रक्षा कार्य भी काफी सभ्य हैं। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, सब कुछ वापस ले जाओ, हम अभी इस जगह को संभाल नहीं सकते। क्या वहां काफी गैर लड़ाकू कर्मी नहीं हैं? उन्हें वाहनों को लोड करने दें। देवशीष ने सवालिया नजरों से मयंक को देखा, लड़ाकू कर्मियों का क्या, सबको मार डाला। चीकू की सीधी वंशावली में से एक भी नहीं बचेगा। जो लोग जमकर विरोध करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मयंक की आंखें थोड़ी चमकी जब उसने शांति से कहा, जहां तक दूसरों की बात है, यह उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। शिविर में इतने सारे साधारण लोग हैं, इसे छिपाया नहीं जा सकता। देवशीष ने भारी मन से सिर हिलाया। मयंक के इनपुट से स्थिति से निपटना बहुत आसान हो गया। कुछ को मारो, कुछ को पकड़ लो। वे ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहते थे जो बिना किसी अच्छे कारण के उनकी लड़ाकू शक्ति को बर्बाद करते थे। देवशीष ने गैर लड़ाकू कर्मियों के एक समूह को खींचा, सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करना शुरू किया और बताया कि वांजोऊ मनों के कौन से वाहन उपयोग किए जा सकते हैं। वैन, कोच और यहाँ तक कि सेडान मनों में उपयोग करने के लिए काफ़ी विभिन्न प्रकार के वाहन थे। बिना गैसोलीन वाले वाहनों को छोड़कर अभी भी 30 से अधिक वाहन थे जिन्हें संचालित किया जा सकता था, जिनमें कोच भी शामिल थे। इससे इतने सारे लोगों को ले जाना बिल्कुल भी समस्या नहीं थी और अधिक प्रयास सामग्रियों पर लगाया जा सकता था। वांजोऊ मनों में ही बहुत सारी आपूर्ति थी और चीकू के लड़ाके 4 दस्तों में विभाजित होकर लगातार आपूर्ति लूट रहे थे और आसपास के अन्य बचे लोगों को लूट रहे थे। इसलिए भंडारगृह में बहुत सारी मिश्रित सामग्री थी। कुल मात्रा के एक मोटे अनुमान की बात करें तो लगभग 10 टन चावल और आटा था, साथ ही विभिन्न डिब्बाबंद सामान और सूखा भोजन संसाधनों की वास्तव में पर्याप्त आपूर्ति। केवल वर्तमान स्टॉक ही भंडारण खपत पर विचार किए बिना पहले से ही 400 से अधिक लोगों के लिए लगभग 2 से 300 दिनों के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब वे सामान मयंक के थे। सभी सामग्रियों को शनहू विला जिले में ले जाने के लिए लोगों को ले जाने और लगातार वाहन यात्राओं का पूरा एक दिन लगा। सामग्रियों और कर्मियों की बड़ी आमद ने लगभग ऋतिका को अभिभूत कर दिया, लेकिन सौभाग्य से उसे मुश्किल से निपटने के लिए ईशानी और अन्य लोगों की मदद मिली। सामग्रियों को अस्थायी रूप से पास के एक विला में संग्रहित किया गया था, जिसकी रखवाली के लिए एक गश्ती दल तैनात किया गया था। नए शामिल कर्मियों को वांजोऊ मनों में उनकी पिछली स्थिति और व्यवहार के आधार पर छांटा गया और विभिन्न क्षेत्रों में बिखेर दिया गया। उन्हें कई क्षेत्रों में बिखेर दिया गया। विला में सामूहिक रूप से रहते हुए ये सुनिश्चित होने तक केंद्रित गश्त रखी गई कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जहां तक लड़ाकों की बात है, देवशीष के तरीकों के तहत स्थिति मोटे तौर पर स्पष्ट कर दी गई थी। 45 लोगों में से 23 मूल रूप से चीकू के गुर्गे थे, हर एक के साथ निपटा गया। शेष 22 में से 7 बाद में भर्ती हुए थे जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था और अत्याचार के विभिन्न कार्य किए थे। अस्थिर तत्वों के रूप में उन सभी को भी मार डाला गया। अनिमेश के बैच के साथ प्रसंस्करण के बाद केवल 20 लोग जीवित बचे और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया, कुछ समय बाद आगे की व्यवस्था की प्रतीक्षा में। जहां तक चीकू, अनिमेश और बबलू की बात है, उन्हें उनमें नहीं गिना गया। प्रथम क्रम उच्च श्रेणी तक पहुंच चुके देवदूत दूतों के रूप में उनके पास तीशा के लिए उच्च प्रयोगात्मक मूल्य था, जिसके पास उन पर आयोजित करने के लिए कई विचार और परीक्षण थे। इसलिए उनके जीवन को अभी के लिए बख्शा गया, लेकिन परिणाम मृत्यु से अधिक आरामदायक नहीं हो सकता है। ऋतिका और अन्य को कार्य सौंपने के बाद मयंक ने फिर एक नए पकड़े गए द्वितीय क्रम निम्न स्तर के दानव मास शव घोंसले द फ्लैश कॉप्स नेस्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नाम केवल दानव की क्षमताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता था, लेकिन यह निश्चित रूप से संबंधित था और मास शव घोंसले की लड़ाकू शक्ति के आधार पर यह देवशीष के पेटू ग्लटन से बहुत अधिक मजबूत नहीं हो सकता है।
लेकिन चीकू के लिए इसके महत्व और ऐसे नाम को देखते हुए इसने उसे उत्सुक किया। मयंक ने इसे प्राचीन कृमि वृक्ष के बगल में कैद रखा, इसके लिए विशेष रूप से एक विशाल धातु का पिंजरा स्थापित किया। फिर वह वांजोहू के थोड़ा ठीक हुए तीनों के पास पहुंचा ताकि ईमानदारी के बदले नरमी शुरू कर सके। हालांकि चीकू हठी रूप से चुप था, परिणामों की परवाह किए बिना एक से अधिक बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। मयंक अडिग था, लकवाग्रस्त विष पैरालाइजिंग पॉइजन की एक खुराक दी और फिर बबलू और अन्य को एक छोटी सर्जरी करने के लिए बुलाया जिसने उसे पूरी तरह से वश में कर दिया, एक सब्जी से शायद ही कोई अलग। मयंक के तरीकों का सामना करते हुए अनिमेश और बबलू अंततः डर गए और उन्होंने मांस शव घोंसले के बारे में जो कुछ भी पता था कबूल कर लिया। मांस शव घोंसला एक निष्पादन का आकस्मिक परिणाम था। जब उन्होंने अवज्ञाकारी व्यक्तियों को मांस शवों से भरी एक कोठरी में भोजन के रूप में गिराया तो जो दृश्य राक्षसों द्वारा जीवित मांस खाने का होना चाहिए था वह नियंत्रण से बाहर हो गया। मांस शवों ने न केवल जीवित को खा लिया बल्कि आसपास के सभी राक्षसों को भी पागलपन में खा लिया। शुरुआत में अनिमेश और बबलू बढ़ते उत्परिवर्तन वाले दानव को मारना चाहते थे, लेकिन चीकू ने उन्हें रोक दिया और परिवर्तन को होते हुए देखा। फिर उनके सामने एक बिल्कुल नया दानव प्रकट हुआ जो मांस शव घोंसले का पूर्ववर्ती था। यह महसूस करने के बाद कि राक्षसों को खाने से विकास में सुविधा होती है, चीकू ने अखाड़े की लड़ाई के बाद अपने जालिम को खिलाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। मांस शव घोंसले को खिलाना कभी नहीं रुका जब तक कि वह द्वितीय क्रम निम्न स्तर के दानव में परिपक्व नहीं हो गया। उसी कायापलट के दौरान चीकू ने इसे अपने विभाजित पेट से आधा मीटर लंबा मांस का गोला पैदा करते हुए देखा। उस मांस के गोले से एक भयावह दानव जो मांस के शव जैसा दिखता था जीवित निकला। मांस शव घोंसला राक्षसों का प्रचार कर सकता था और चीकू जो चाहता था वह ठीक एक सेना थी। यही मांस शव घोंसले का रहस्य था। दुख की बात है कि चीकू में ताकत की कमी थी, वह बमुश्किल द्वितीय क्रम निम्न श्रेणी तक पहुंच पाया था और अब सभी लाभ मयंक को मिले। कंकाल शव अध्याय 114। चीकू मांस शव घोंसले द फ्लैश कॉप्स नेस्ट को अपने दूसरे देवदूत दूत एंजल एनवॉय के रूप में अनुबंधित करना चाहता था और अपनी दानव सेना को पैदा करने के लिए इसकी विशेषताओं का उपयोग करना चाहता था। ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार था और इसमें सफलता की एक निश्चित संभावना थी। हालांकि मांस शव घोंसले से पैदा होने वाले राक्षसों की ताकत, विकास क्षमता और नियंत्रणीयता अभी भी अज्ञात कारक थे। विशेष रूप से नियंत्रण के मामले में पूर्ण नियंत्रण और समूह नियंत्रण पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। यदि ये देवदूत दूत की तरह होता तो पूर्ण नियंत्रण में ये निस्संदेह एक बहुत ही भयानक सेना होती, निडर और पूर्ण निष्पादन क्षमता वाली। दूसरी ओर ज़र्ब के नियंत्रण के समान नियंत्रण भी बिल्कुल भयावह होगा। लेकिन अगर यह केवल अर्धमछली दानव समुदाय पर नियंत्रण के समान होता तो उनकी युद्ध प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती, हालांकि यह फिर भी एक दुर्जेय शक्ति होती। मांस शव घोंसले की क्षमताओं ने मयंक की जिज्ञासा को बढ़ाया, जिससे उसने प्राचीन कृमि वृक्ष एंशिएंट वर्म ट्री के वृक्ष जनित कृमि ट्री बॉर्न वर्म कौशल को सक्रिय किया। LV2 तक पहुंचने के बाद वृक्ष जनित कृमियों की सीमा न केवल $1000 मीटर तक बढ़ी बल्कि कृमि अंडों की मात्रा भी $100 से बढ़ गई। हालांकि उसने अभी कौशल में उन्नति की थी और तुरंत ही एनिमेश द्वारा बूढ़े देवशीष पर घात लगाने की घटना का सामना करना पड़ा, इसलिए उसके पास नए कृमियों को पैदा करने का समय नहीं था और अब उनका उपयोग करने का सही समय था। अपने कौशल का उपयोग करते हुए मयंक ने वृक्ष जनित कृमियों के प्रजनन में तेजी लाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया और फिर कृमियों के झुंड ने उनके गतिविधि क्षेत्र के भीतर राक्षसों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक एक करके राक्षस के शवों को वृक्ष जनित कृमियों द्वारा वापस लाया गया, जो प्राचीन कृमि वृक्ष के लिए पोषण बन गए, जबकि शेष राक्षस के शव मांस शव घोंसले के लिए भोजन बन गए। अनिमेश और बबलू के अनुसार बड़ी मात्रा में मांस और रक्त खाने के बाद ही मांस शव घोंसला राक्षसों को पुनरुत्पादित करेगा। 3 दिनों से अधिक मयंक ने अधिक राक्षसों का शिकार करने या अधिक धातुएं इकट्ठा करने की जल्दी नहीं की, इसके बजाय उसने मांस शव घोंसले के भोजन परिवर्तनों का अवलोकन किया। उसने देखा कि मांस शव घोंसले ने बड़ी मात्रा में भोजन का उपभोग करने के बाद अपने महत्वपूर्ण संकेतों को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। अतिरिक्त मांस का उपयोग प्रजनन के लिए किया गया था और वह विशाल मुंह में सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट रूप से देख सकता था। इन 3 दिनों के दौरान पूरे शिविर का संचालन भी धीरे धीरे स्थिर हो गया। शिविर में नए आए लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने पाया कि शन्हू विला शिविर की व्यवस्था चीकू के शिविर से पूरी तरह से अलग थी। कोई गुलाम वर्ग नहीं था और भले ही खोज टीमों और गश्ती टीमों जैसे प्रभाग थे जो लड़ाकू कर्मियों के समान थे, अंतर्निहित सिद्धांत अलग थे। व्यवस्था का मूल आतंक पर आधारित नहीं था, बल्कि योगदान मूल्य और संसाधनों पर आधारित था।
योगदान से अधिक संसाधन मिलते थे, न केवल रहने और चिकित्सा आपूर्ति जैसे बुनियादी संसाधन, बल्कि मजबूत बनने के लिए संसाधन भी। विकसित प्रकार की मछली, इंजेक्शन योग्य वस्तुएं और राक्षसों को अनुबंधित करने की योग्यता और अवसर, सभी के लिए योगदान की आवश्यकता होती थी। और सभी संसाधन मयंक द्वारा नियंत्रित थे, वह हर चीज का केंद्र था। शन्हू विला जिले में स्थिति को समझने के बाद उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो गईं, उनकी जगह योगदान मूल्य अर्जित करने और मजबूत बनने की इच्छा ने ले ली। स्वाभाविक रूप से वे धीरे धीरे मयंक के शिविर में एकीकृत हो गए। इन 3 दिनों के दौरान देवशीष ने किसी को अन्य सामग्री की तलाश में आगे नहीं ले जाया, बल्कि इसके बजाय बापों के साथ मिलकर एक भंडारगृह स्थापित करने का काम किया। विला जिले में घर रहने के लिए थे, जो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बड़ी मात्रा में सामग्री को संग्रहित करने के लिए जगह का उपयोग पूरी तरह से अपर्याप्त था। खासकर चावल और आटे जैसी खाद्य वस्तुओं के लिए, यदि उन्हें ठीक से संग्रहित नहीं किया गया तो नुकसान की दर कम नहीं होगी। अंततः एक क्षेत्र का सीमांकन किया गया और बापू ने लोगों को एक भंडारगृह बनाने के लिए संगठित किया, जिसमें निर्माण स्थल से सीमेंट और अन्य सामग्री और पूरे विला जिले के सूखे पेड़ों का उपयोग सामग्री के रूप में किया गया। 3 दिन बीत गए और मूल रूप पहले ही तैयार हो चुका था। चौथे दिन मांस शव घोंसला अंततः बदल गया। मयंक मांस शव घोंसले के पिंजरे के सामने खड़ा था, जहां मांस शव घोंसले का पेट फूलना शुरू हो गया था और लगातार हिल रहा था, और उसका विशाल मुंह, जो सामान्य रूप से मांस और रक्त को निगलने के लिए होता था, लगातार खुल और बंद हो रहा था। गुरगल गुरगल। मांस शव घोंसले के शरीर से अजीब दबी हुई आवाजें निकलीं, फिर एक मांस के अंडे जैसी वस्तु उसके गले से बाहर थूक दी गई। यह एक धप की आवाज के साथ जमीन से टकराया, बलगम और एक पतली झिल्ली से ढका हुआ, लगभग 70 या 80 सेंटीमीटर ऊंचा खड़ा था। झिल्ली लगातार फैल रही थी और विकृत हो रही थी, जैसे कि अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहा हो। मांस की झिल्ली जल्दी से फट गई और एक भयानक राक्षस इससे बाहर निकला। उसका सिर विचित्र था, उसका चेहरा कंकाल शव जैसा था, मुश्किल से कोई मांस दिख रहा था और बेहद भयानक था। सिर उसके पूरे शरीर के आकार का लगभग 1/3 था। उसके कान तक पहुंचने वाला खून के कटोरे के आकार का मुंह था, जो अराजक, नुकीले दांतों से भरा था। उसका शरीर झुका हुआ था, जमीन पर रेंग रहा था और उसकी त्वचा राख जैसी थी। उसके हाथ और पैर नुकीले पंजों जैसे थे, जिसमें 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबे पीछे की ओर मुड़े हुए नाखून थे। अपने उद्भव पर उसने लालच से अपनी प्लेसेंटा जैसी मांस झिल्ली को खा लिया और फिर मांस शव घोंसले के सामने लेट गया। सक्रिय अधीनता, यह अब केवल एक समुदाय नहीं लगता, लेकिन ये कोशिश करने लायक है, मयंक ने सोचा। मयंक के एक विचार के साथ पास के प्राचीन कृमि वृक्ष की बेलें हिल गईं, पिंजरे की ओर बढ़ीं। गर्ज। मांस शव घोंसले ने एक धीमी दहाड़ निकाली। उसने एक खतरा महसूस किया और जैसे ही वह गुर्राया, छोटा राक्षस तुरंत मुड़कर बेलों का सामना करने लगा। जैसे ही बेल पास पहुंची, वह आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसे बेल से जमीन पर गिरा दिया गया और फिर बांध दिया गया। छोटा राक्षस लगातार संघर्ष करता रहा, उसकी तेज चीखें गूंज रही थीं और उसके नुकीले पंजे ने बेल को खरोंचने की कोशिश की, लेकिन केवल एक सफेद निशान छोड़ा। सम्लन के लिए एक जीवित प्राणी का पता चला, कंकाल शव, स्केलेटल कॉर्प्स। क्या सम्लन के साथ आगे बढ़ें? कंकाल शव। मयंक का मन हिल गया। इस राक्षस का वास्तव में एक विशिष्ट रूप है, लेकिन मांस शव घोंसले से कुछ अंतर हैं। अगर यह विकास है तो यह शायद ही संभव है, यह शायद सिर्फ एक सहायक है और वास्तव में उसी तरह का नहीं है। वह इसका परीक्षण करने पर तुला हुआ था। अचानक बेलें बढ़ीं और काफी बल के साथ मांस शव घोंसले पर वार किया। मांस शव घोंसले को जोर से मारा गया, जिससे एक दर्दनाक दहाड़ निकली। उसने कंकाल शव की तरह हिंसक रूप से संघर्ष किया, जाहिरा तौर पर अपने पूर्वज को बचाने की कोशिश कर रहा था। मयंक ने कंकाल शव को बगल के पिंजरे में रखा। परीक्षण में कुछ समय चाहिए था और वह विशेष रूप से जल्दी में नहीं था। अगले दिन मयंक ने न केवल खुद परीक्षण किया, बल्कि तीशा की भी मदद ली और साथ में वे मोटे तौर पर एक निष्कर्ष पर पहुंचे। कंकाल शव की ताकत लगभग प्रथम क्रम निम्न थी, बाद के प्रकार की अर्ध मछली दानव से थोड़ी अधिक दुर्जय थी, जिसकी सीमा जमीन पर थी। यदि वयस्क नहीं डरते थे तो वे इसका विरोध कर सकते थे, क्योंकि इसकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति मजबूत नहीं थी। हालांकि वे सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और मांस शव घोंसले द्वारा कुछ हद तक आदेश दिया जा सकता था। आदेश की सीमा पूर्ण नियंत्रण तक नहीं पहुंची, इसमें स्वतंत्र सहज ज्ञान था, लेकिन मांस शव घोंसले के नियंत्रण में ये वृक्ष जनित कृमि के समान, लेकिन कमजोर नियंत्रण के साथ निडर होकर मौत तक लड़ेगा। जहां तक इस मांस शव घोंसले की प्रजनन क्षमता की बात है, जैसा कि अब तक देखा गया है, इसे कम नहीं माना गया, क्योंकि अगले दिन अच्छी तरह से खिलाने के बाद इसने एक और मांस का अंडा पैदा किया, जिससे एक और कंकाल शव को जन्म दिया गया।
यह इसकी सीमा नहीं हो सकती है, लेकिन ये गति पहले से ही तेजी से एक जनजाति पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। कहा जा सकता है कि चीकू की योजना वास्तव में प्राप्त करने योग्य हो सकती है। तीशा और मयंक ने परीक्षण पूरे किए, रक्त के नमूने और डेटा को रिकॉर्ड किया। मनोज, इन वस्तुओं को लैब में वापस ले जाओ। तीशा ने मनोज को वस्तुओं को वापस ले जाने का निर्देश दिया, जिस पर मनोज रुका, फिर सिर हिलाया, कहा, मैं तुरंत जाता हूँ। मनोज के जाने के बाद केवल तीशा और मयंक ही बचे। मयंक ने तीशा को देखा और पूछा, क्या आपने उसे इसलिए भेजा क्योंकि आप कुछ और परीक्षण करना चाहती हैं? तीशा ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें चमकी जब उसने कहा, एक और महत्वपूर्ण परीक्षण है और यह इंजेक्शन वृद्धि से संबंधित है। ये सुनकर मयंक ने एक भ्रमित चेहरा दिखाया और पूछा, ये दोनों कैसे संबंधित हैं? क्या आप इंजेक्शन बनाने के लिए कंकाल शव के रक्त का उपयोग करने की योजना बना रही हैं? वृद्धि इंजेक्शन के लिए भीतर के पदार्थों को शुद्ध करने के लिए बड़ी मात्रा में रक्त और ऊतक की आवश्यकता होती थी। यदि कंकाल शवों को बड़ी संख्या में उगाया जा सकता था तो वे सामग्री का एक स्रोत भी होंगे। हालांकि मयंक मांस शव घोंसले को रखने के लिए बल्कि अनिच्छुक था, क्योंकि यह चीज़ हमेशा एक छिपा हुआ खतरा पैदा करती थी। यदि कंकाल शव बहुत अधिक फैल गए तो वे आसानी से मांस शव घोंसले द्वारा एक विद्रोह भड़का सकते थे, जिसकी क्षमताएं वह शिविर में दूसरों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था। कोई भी दूसरा देवदूत दूत अनुबंधित करने में सक्षम अभी तक सामने नहीं आया था, और नए आए लोग इस द्वितीय क्रम निम्न श्रेणी के प्राणी के लायक नहीं थे। उनमें मिलान करने वाली ताकत और योग्यता की कमी थी। नहीं, तीशा ने सिर हिलाया, अनुबंध, मैं जानना चाहती हूँ कि यदि किसी ने कंकाल शव को अनुबंधित किया है तो मांस शव घोंसला इसे कैसे प्रभावित करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मयंक ने माथे पर बल डाला। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिस पर उसने विचार नहीं किया था। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं किसी को बुलाता हूँ और आप बाद में इसे आजमाएं। शिविर में काफ़ी लोग थे जिन्होंने पर्याप्त योगदान मूल्य जमा कर लिए थे और जिनका प्रदर्शन अच्छा था। रितिका को इसका उल्लेख करने पर उसने एक व्यक्ति प्रदान किया, अस्पताल बैच से बचाया गया एक पुरुष इंटर्न डॉक्टर, ठीक परिमल का छात्र, बबलू का भव्य छात्र जिसका नाम लुयू था। बॉस मयंक, उसने एक नियंत्रित तरीके से मयंक और तीशा का अभिवादन किया। मयंक ने उसे एक क्रॉसबो सौंपा, फिर कहा, कंकाल शव को मारो, देवदूत दूत को अनुबंधित करो, फिर कुछ परीक्षणों में सहायता करो। अपने शिक्षक को उपचार में मदद करने से आपके योगदान भी काफ़ी जमा हो गए हैं। धन्यवाद, बॉस। लुयू के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। अनुबंधित करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। हालांकि इसमें परीक्षण भी शामिल था, लेकिन वह गहराई से समझता था कि यह एक दुर्लभ अवसर था। अनुबंधित करने के बाद संविधान एक साधारण व्यक्ति से काफ़ी अलग था, यहाँ तक कि अनुबंधित करने के ठीक बाद भी कोई स्वस्थ वयस्क की तुलना में थोड़ा मजबूत काया प्राप्त कर सकता था। उसने क्रॉसबो को पकड़ा, इसे उन कंकाल शवों में से एक पर निशाना साधा जो बेलों से बंधा हुआ था, और एक फुफकार के साथ क्रॉसबो तीर कंकाल जैसे सिर के माध्यम से घुस गया। कंकाल शव तुरंत मारा गया और अनुबंध प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। प्रक्रिया जटिल नहीं थी और जल्द ही कंकाल शव एक लाल बत्ती में बदल गया जो लुयू की रक्तात्मा की पुस्तक में प्रवेश कर गया, उसका देवदूत दूत बन गया। कंकाल शव को बुलाओ और फिर मांस शव घोंसले पर हमला करो। तीशा की ठंडी आवाज़ आई, जिसने लुयू को रोका। उसकी नज़र अनजाने में मयंक की ओर मुड़ गई। सभी कैद प्राणियों के लिए केवल मयंक के पास ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति थी। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, जैसा उसने कहा वैसा करो। तभी लुयू को राहत महसूस हुई, जिससे कंकाल शव को मांस शव घोंसले के पिंजरे में प्रवेश करने दिया गया और उसे हमला करने के लिए प्रेरित किया। मांस शव घोंसला गुस्से में दहाड़ उठा, लेकिन ये पहले से ही बेलों से बंधा हुआ था और अपने देवदूत दूत कंकाल शव पर हमला नहीं कर सकता था। इसने तेजी से महसूस किया था कि कंकाल शव अब अलग था। लुयू ने एक चाल चली और तुरंत एक हमला शुरू किया। जिस क्षण कंकाल शव मांस शव घोंसले की ओर भागा, मयंक और तीशा के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। कंकाल शव की गति धीमी हो गई थी।